तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हाई यील्ड रिवीजन सेशन। आज का टॉपिक किसी भी एसएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लिटरली एक फाउंडेशन का काम करता है। लेटर मुगल्स यानी 1707 से लेकर 1857 तक का समय। ये सिर्फ एक एम्पायर की गिरने की कहानी नहीं है, ये आधुनिक भारत के बेस की कहानी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्रूशियल टाइमलाइन के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल जिससे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत होती है। सदियों तक इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करने वाला इतना विशाल साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? क्या ये सिर्फ बाहरी आक्रमणों का नतीजा था या अंदर की खोखली नींव इसकी वजह बनी? आज हम इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में डीप डाइव करेंगे। तो आज के इस रिवीजन एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह होगा। पहले हम साम्राज्य के फ्रैगमेंटेशन को समझेंगे, उसके बाद लेटर रूलर्स की पूरी टाइमलाइन देखेंगे, फिर बैटल ऑफ प्लासी की बात होगी, उसके बाद रीजनल किंगडम्स का उदय, फिर एक क्विक एस्पिरेंट नॉलेज चेक और आखिर में एक रैपिड एग्जाम समरी। अपने मेंटल नोट्स तैयार रखिए। सेक्शन 1, द एम्पायर्स फ्रैगमेंटेशन, यानी साम्राज्य के टूटने की शुरुआत, जो ठीक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई। ओके, अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। 1605 से 1707 के बीच का ये विशाल साम्राज्य, कश्मीर से साउथ तक और अफगानिस्तान से बंगाल तक, ये एक अटूट हिस्सा था। लेकिन 1707 के बाद अचानक ये सब असुरक्षित हो गया। एक मजबूत केंद्रीय लीडर के बिना इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना लिटरली असंभव था। बद सवाल आता है कि आखिर ये फ्रैगमेंटेशन हुआ क्यों? पहला रीजन था एम्प्टी ट्रेजरी। औरंगजेब के लंबे दक्किनी युद्धों ने खजाना लगभग पूरा खाली कर दिया था। दूसरा बड़ा कारण था पावर स्ट्रगल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पहले जो नोबल्स यानी अमीर वर्ग थे वो सिर्फ राजकुमारों का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ईरानी और तुरानी फैक्शंस डायरेक्ट थ्रोन के लिए मैनिपुलेट करने लगे। वो राजकुमारों को एज अ पपेट यूज कर रहे थे और इन्हीं सब के बीच रेबल जमींदारों ने इस केओस का पूरा फायदा उठाया। और जब ऐसी अराजकता फैलती है तो बाहरी हमले आम हो जाते हैं। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने जो मचाया वो सोच के भी हैरानी होती है। करीब 50 करोड़ रुपए के जेवर, उस समय के 50 करोड़, सोचिए जरा। उसके साथ बेशकीमती खजाना और फेमस पीकॉक थ्रोन, सब लूट लिया गया। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, ये उस विशाल साम्राज्य के सम्मान का पूरी तरह से पतन था। सेक्शन 2, टाइमलाइन ऑफ लेटर रूलर्स। ये क्रोनोलॉजी प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत होती है 1707 से, औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे बहादुर शाह फर्स्ट से, जो 1712 तक थ्रोन पर रहा। इसने मराठास और राजपूत्स के साथ एक पैसिफिस्ट पॉलिसी यानी शांति बनाए रखने की नीति अपनाई। उसके बाद सिर्फ एक साल के लिए 1712 से 1713 तक जहांदार शाह गद्दी पर आया। फिर 1713 में फर्रुखसियर पावर में आया। लेकिन 1719 में मुगल इतिहास की एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। फर्रुखसियर का असैसिनेशन उसी के नोबल्स ने करवा दिया। सोचने वाली बात है, राइट? अब एग्जाम दृष्टि से दो बहुत ही हाई यील्ड टर्म्स यहां समझते हैं। पहला है इजारा सिस्टम। ये एक लम सम रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था जो जहांगीर शाह ने खाली खजाने को फिर से भरने के लिए शुरू किया था। बेसिकली जो सबसे ऊंची बोली लगाता उसको टैक्स कलेक्ट करने का ठेका मिलता। दूसरा टर्म है जिजिया, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला टैक्स था। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि इसे किसने अबॉलिश किया था, तो याद रखिएगा जहांगीर शाह ने ही इसे अबॉलिश किया था। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियार के हटने के बाद सैयद ब्रदर्स सच में किंग मेकर्स बन गए। 1720 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन आया। इन्हें हम इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। और हाँ, जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली लूटा तब यही साहब गद्दी पर थे। इनके बाद अहमद शाह और फिर आलमगीर सेकंड आए। आलमगीर सेकंड का टाइम 1754 से 1758 था और इनका नाम इसलिए क्रूशल है क्योंकि इन्हीं के टाइम पर 1757 में हिस्ट्री चेंजिंग बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और आखिर के 3 मैं शासक। पहले शाह आलम सेकंड। इनके टेन्योर में 2 मेजर बैटल्स हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर का युद्ध। फिर आए अकबर सेकंड। यहां एक छोटी सी एग्जाम ट्रिक याद रखिए। अकबर सेकंड और राम मोहन रॉय को पैर कर लीजिए, क्योंकि अकबर सेकंड ने ही उन्हें राजा की उपाधि दी थी। और आखिर में बहादुर शाह सेकंड, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1857 के महान विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको रंगून भेज दिया और वहीं 1862 में इनकी डेथ के साथ ही मुगल एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गया।
सेक्शन 3 द बैटल ऑफ प्लासी। अब हम उस टर्निंग पॉइंट पर हैं जिसने इंडियन हिस्ट्री का पूरा रास्ता ही बदल दिया। अपने नोट्स में इन डिटेल्स को जरूर हाईलाइट कीजिएगा। डेट थी 23 जून 1757। लोकेशन थी प्लासी। ये टकराव था एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। लेकिन सच कहूं तो इस युद्ध का फैसला मैदान में नहीं बल्कि धोखे से तय हुआ था। नवाब के अपने कमांडर मिर्जाफर ने विश्वासघात किया। नतीजा, सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के बेमिसाल खजाने की चाबी मिल गई। यहीं से इनकी गुलामी की पहली कड़ी जुड़ी। सेक्शन 4 राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। देखिए, जब केंद्र बिखर रहा हो तो लोकल ताकतों का उभरना तय है। नादिर शाह के हमले के बाद वैसे भी एक बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। और ये मैप इस चीज को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। देखिए कि कैसे 1700 के बाद वो एक यूनाइटेड टेरिटरी छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में टूट चुकी थी। हर रीजनल गवर्नर अब खुद को सुप्रीम मान रहा था, अपना सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। ये लिटरली डिसेंट्रलाइजेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। इन नए राज्यों में दो बहुत पावरफुल निकल कर आए, हैदराबाद और अवध। इनके फाउंडर्स और उनके टाइटल्स अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हैदराबाद को एस्टैब्लिश किया चिन क्विलिच खान ने। उन्होंने निजाम की उपाधि ली और आसफ जाही वंश की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ अवध को एक आज़ाद स्टेट बनाया सदात खान ने, और उन्होंने जो टाइटल लिया वो था बुरहानुल मुल्क। इन दोनों को डेफिनेटली याद कर लीजिए। कुछ और हाई यील्ड किंगडम्स को फटाफट समराइज करते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खान आगे आए। मराठाज ने स्ट्रिक्ट चौथ और सरदेशमुखी टैक्स मॉडल्स बनाए। मैसूर में टीपू सुल्तान का नाम आता है, जो अपने डिंडीगुल के मॉडर्न आर्मरी के लिए जाने जाते हैं। सिख्स को 12 मिसल्स यानी अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया गया। और राजपूत्स में सवाई राजा जयसिंह का जिक्र आना जरूरी है, जिन्होंने जयपुर बसाया और काफी सारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाईं। सेक्शन 5 एस्पिरेंट्स नॉलेज चेक। ओके, अब टाइम है एक क्विक एक्टिव रिकॉल का। देखते हैं आपका फोकस कितना स्ट्रांग है। मेरा पहला सवाल, वो कौन सा पहला मुगल शासक था जिसे उसी के नोबल्स ने मार दिया था? और उन नोबल्स का क्या नाम था? सोचिए जरा। राइट, सही जवाब है फर्रुखसियार। और जिन नोबल्स ने उसकी हत्या की वो थे फेमस सैयद ब्रदर्स। चलिए एक और सवाल, ये इजारा सिस्टम आखिर था क्या? और एम्पायर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल। बिल्कुल सही, ये एक रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था और इसे खाली खजाने को भरने के लिए जहांदार शाह ने शुरू किया था। गुड जॉब, अगर आपको बिना सोचे ये याद था। सेक्शन 6 रैपिड एग्जाम समरी। इस पूरे टाइमलाइन को फाइनली अपने दिमाग में एग्जाम के लिए लॉक कर लेते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये सब कुछ एक अनब्रोकन चेन रिएक्शन की तरह था। नंबर 1, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। नंबर 2, इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और फैक्शनलिज्म एम्पायर को अंदर से खोखला कर देते हैं। नंबर 3, इसी कमजोरी के कारण नादिर शाह और अब्दाली जैसे फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं। नंबर 4, केंद्र की हालत देखकर रीजनल स्टेट्स अपना आज़ाद रास्ता चुन लेते हैं। और आखिर में नंबर 5, इसी पूरे केओस और डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है और 1857 आते आते साम्राज्य खत्म हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस थॉट पर थोड़ा विचार करें। क्या मुगल साम्राज्य वाकई में बाहरी यूरोपियन ताकतों के वजह से गिरा, या फिर डिकेड से चली आ रही इंटरनल रॉट, धोखे और लालच ने बेस इतना खोखला कर दिया था कि द स्टेज वॉज ऑलरेडी सेट? मेंस और इंटरव्यूज में ऐसे एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स ही आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाते हैं। इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस रिवीजन सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए।